गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार। आप लोगों के लिए आज मैं प्रैक्टिस पूरा का पूरा एक सेट लेकर आया हूं। प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है। इसके अंदर प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले गए हैं और करंट अफेयर, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर मैंने इसके अंदर डाल रखी है। इनके कंप्लीट वीडियो के नोट्स जो मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। वीडियो आप पूरी की पूरी फ्री में देख सकते हो। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस पदक किसे प्राप्त हुआ है? स्वतंत्रता दिवस आपको पता है अभी बनाया है 14 अगस्त को। तो इसमें एक तो पवन कुमार ऑप्शन है, एक महावीर सिंह है, एक सुशीला कौशिक है और एक सबल सिंह है। तो इसका आंसर आएगा सुशीला कौशिक इज द राइट आंसर। एक वैसे तो 10 व्यक्तियों को लगभग मिला है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसमें एक जितेश मल्होत्रा, याद कर लेना आप लोग। जितेश मल्होत्रा को मिला है। एक नाजनीन बसीन, नाजनीन बसीन को याद कर लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मानवतावाद का जो जनक है वो पेट्रोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है। एक कवि था, फ्रांसीसी कवि था। जब पूरे के पूरे विश्व के अंदर जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, उस समय ग्रीक और रोमन साहित्य के अध्ययन को पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने धर्मशास्त्र का एक प्रकार से मतलब धर्मशास्त्र की बजाय इन्होंने मानवतावाद, तर्क और समता के केंद्र को ज्यादा रखा था। मतलब इन्होंने धर्म की बजाय मानवता को ज्यादा प्रीफरेंस दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आज ही कराया था आप लोगों को। वुड स्प्रिट का मतलब मिथाइल एल्कोहल जो होता है ना, उसको वुड स्प्रिट कहते हैं। और जो पेवर दारू होती है उसको इथाइल एल्कोहल कहते हैं। आप लोगों ने कई बार मैथिनोल नाम भी सुना होगा। तो मैथिनोल जो है वो मिथाइल एल्कोहल को ही कहा जाता है। मैथिनोल का फॉर्मूला अगर होता है तो वो CH3OH होता है। ये मैथिनोल या मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। और जो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, जिसको आप इथाइल एल्कोहल कहते हैं, जिसको दारू कहते हैं, उसका फार्मूला C2H5OH होता है। ठीक है। और ये आपके तीसरे नंबर पर फिनोल जो है, इसका फार्मूला होता है C6H5OH। ये फिनोल का फार्मूला होता है। फिनोल जो होता है इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इसका एंटीसेप्टिक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये आपके पास मिथेन है, इसको मार्स गैस कहते हैं मिथेन को। और इसका फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 मीथेन। ये जो मीथेन होता है इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये गली सड़ी सब्जियों में पाई जाती है, धान के खेतों में पाई जाती है, कोयले की खानों में पाई जाती है मीथेन गैस। ठीक है। उसके बाद नेचुरल जो गैस होती है उसमें भी मीथेन पाई जाती है। बायोगैस होती है उसके अंदर भी मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस जो होती है उसके अंदर भी मीथेन गैस पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, मिथाइल एल्कोहल जो मेथेनॉल होता है ना, उसको वुड स्प्रिट तो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वुड स्प्रिट कब होता है? जब इथाइल एल्कोहल जो होता है ना, इथाइल एल्कोहल, उसके अंदर इथाइल एल्कोहल के अंदर जब पिरीडीन मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? पिरीडीन मिला दिया जाए, तो इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं आप? मिथाइल एल्कोहल। बोले तो मैथेनॉल। और मैथेनॉल को पीने से, मिथाइल एल्कोहल पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम के बारे में बताया है, लेकिन मैंने इसके अंदर करंट के सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं। इसका मतलब जो प्रेजेंट में महासचिव है उसका नाम तो है एंटोनिया गुटेरस। ये प्रेजेंट के अंदर है, इस समय यूएनओ के महासचिव है ये एंटोनिया गुटेरस। जो एंटोनिया गुटेरस जो है वो यूएनओ के सचिव है, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले थे उसका नाम था ट्रिगवेलाई। ये जो थे पहले थे। अच्छा, ये जो आप लोग शब्द देख रहे हो, पर्वत नेनी जो है हरीश, ये भारत के स्थायी प्रतिनिधि है यूएनओ के अंदर। इस पॉइंट को याद रखना। और एक याद रखना रुचिका कंबोज को। रुचिका कंबोज जो है वो यूएनओ में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि थी। ठीक है। और वर्तमान में स्थायी प्रतिनिधि कौन बताया मैंने? पर्वत नेनी हरीश। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि यूएनओ का गठन कब हुआ था, तो यूएनओ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर है, अमेरिका में। और इसके जो सदस्य देश है वो 193 है। ठीक है। 193वां जो सदस्य देश बना था वो दक्षिणी सूडान बना था। और इसकी आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात करता हूं तो इसकी आधिकारिक भाषाएं तो 6 है, लेकिन जो वर्किंग भाषाएं हैं वो 2 है। अगर मैं आधिकारिक भाषाओं की बात करता हूं तो अंग्रेजी होगी, फ्रेंच होगी, चाइना होगी, जिसको मंदारिन बोलते हैं, रूसी होगी, अरबी होगी, स्पेनिश हो गई। और जो वर्किंग लैंग्वेज है वो केवल 2 ही है, अंग्रेजी और
फ्रेंच। इसमें 5 सदस्य, स्थायी सदस्य हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? तो वर्तमान कुलपति कौन है बच्चों? बी आर कंबोज है। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को दोबारा बढ़ा दिया गया है। अगर टंकेश्वर कुमार के बारे में बात करता हूं, तो ये जो सेंट्रल आपका है ना हरियाणा केंद्रीय विद्यालय, जिसको आप कहते हैं, हरियाणा केंद्रीय विद्यालय के जो कुलपति है उनका नाम है टंकेश्वर कुमार। और हरियाणा केंद्रीय विद्यालय कहां पर है? जंतपाली के अंदर है। जंतपाली बोले तो महेंद्रगढ़ के अंदर है। और कब बना था? ये 2009 के अंदर बना था। और आईआईएम रोहतक के अंदर भी कब बना था? 2009 के अंदर ही बना था। ठीक है। और एक आरटीई बोले तो राइट टू एजुकेशन कब आया था? 2009 में एक्ट आया था। और लागू कब हुआ था? 2010 के अंदर लागू हुआ था। लेकिन आरटीआई कब आई थी? आरटीआई आई थी, एक्ट कौन सा था आरटीआई का? आरटीआई का एक्ट था 2005। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर आया था। उसके बाद विजय कुमार जो है, विजय कुमार है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, मतलब वो है आपके कुलपति है विजय कुमार। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? सिरसा के अंदर है। और कब बनी थी? 2003 के अंदर बनी थी। ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं मैं। अगला पॉइंट क्या है? इसके बाद जो अमित कुमार है ना, इसकी जगह आप लोग अमित आर्य याद कर लेना। एक अमित आर्य जो है ना, अमित आर्य, वो लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी जो है ना रोहतक के अंदर, उसके कुलपति है। और लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी का गठन कब हुआ था? 2014 के अंदर। अगर मैं एमडीयू की बात करता हूं, तो एमडीयू कब बनी थी? 1976 में। एचएयू कब बनी थी? 1970 में। जीजेयू कब बनी थी? 1995 में। और अगर आपसे कहे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1956 के अंदर बनी थी। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनी थी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये सोनीपत के अंदर जो छोटू राम यूनिवर्सिटी थी, चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी थी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1987 के अंदर। ठीक है। लेकिन चौधरी छोटू राम फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो वो कब बना था? वो बना था 2006 के अंदर। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, एक कोश के जीव। एक कोश के जीव क्या होते हैं? जिनके अंदर केवल एक ही सेल होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इससे पहली वाली जो साइंस की मैं वीडियो आप लोगों को कराई थी, उसके अंदर मैंने बताया था एक कोश के जीवों के बारे में और बहुकोश के जीवों के बारे में। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोश के जीवों में नए जीवों का निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो मतलब जो आप लोगों को सेक्सुअल बताया था मैंने कि दो प्रकार का होता है। एक तो होता आपका, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं उसको, मतलब एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल होता है। मतलब मेल और फीमेल के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये वाला, लेकिन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक व्यक्ति की जरूरत ही पड़ेगी। जैसे मेल वाले में है ना, मेल में और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। मेल वाला सपम, फीमेल वाला ओम जब कॉम्बिनेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसमें कई प्रोसेस के द्वारा होता है। तो उन प्रोसेसों में सबसे पहली प्रोसेस की बात करता हूं तो मैं, एक होता है फ्यूजन। क्या होता है? फ्यूजन होता है। और एक होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्यूजन को कहते हैं विखंडन और फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं खंडन। तो एक कोश के जीवों के अंदर तो हमेशा होता है विखंडन बोले तो फ्यूजन, और जो बहुकोश के जीव होते हैं उसके अंदर होता है खंडन। खंडन बोले तो फ्रेगमेंटेशन। अब एक दूसरी बात सुनो, विखंडन जो होता है इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है यूनिसेलुलर, वो दो अधिक समान भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। और विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बोले तो द्विवी विखंडन और बहु विखंडन। अब सुनो, द्विवी विखंडन किस किस के अंदर होगा? बोले तो बाइनरी फ्यूजन किस में होगा? एक तो अमीबा लिख लेना, एक पैरामीशियम और एक लिस्मेनिया। और जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के ऊपर आ जाओ। फ्रेगमेंटेशन के अंदर पहली बात तो बहुकोशिकीय जीवों में होगा और कई टुकड़ों में खंडित हो जाएगा शरीर और हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाएगा। ये किस किस के अंदर होगा? ये होगा भाई कुछ तो प्लांट्स के अंदर, जैसे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो होता है ना, पेपर में पूछ लिया जाए ना स्पाइरोगाइरा क्या है, तो स्पाइरोगाइरा जो होता है वो शैवाल होता है। क्या होता है? एल्गी होता है। एक तो इसके अंदर होगा फ्रेगमेंटेशन।
एक होता है आपके पास यूलोथ्रिक्स, याद कर लेना, इनको लिख लो, यूलोथ्रिक्स। तीसरा होता मास, मास मोसिस जिसको कहते हैं। इन एक तो हो गया स्पाइरोगायरा, एक मास हो गया, एक यूलोथ्रिक्स हो गया, एक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया लिख लो, एक स्टार फिश लिख लो, और एक सी एनिमोन लिख लो, इनके अंदर होगा, ठीक है। और एक होती बडिंग, बडिंग मैंने आपको बताई थी, बडिंग मुकुलन, मुकुलन में शरीर के ऊपर एक बड बन जाएगा, बड सा बनेगा कुब टाइप में, और वहीं से एक नया जीव बन जाएगा। जैसे बडिंग किस किस के अंदर होगा, मुकुलन, तो याद रखना मुकुलन जो होता है वो एक हाइड्रा में लिख लो, एक स्पंज में लिख लो, और एक यीस्ट में लिख लो। और एक होता है रीजनरेट, रीजनरेट का मतलब पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन का मतलब शरीर का टुकड़ा कट जाएगा और कटा हुआ भाग ही पूरा का पूरा जीव बन जाएगा। एग्जाम्पल में लिख लो, एक तो प्लेनेरिया, एक हाइड्रा, और एक स्पंज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, इसका आंसर हो गया आपका विखंडन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची, नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची, और भाई भूमि का अधिग्रहण 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा, 11वीं को 73वां संविधान संशोधन 1992 में संशोधन हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंदर 29 विषय है, कितने विषय है बच्चों इसके अंदर, 29 विषय है। और पंचायती राज के बारे में किस भाग में बताया गया, भाग 9। और नगर पालिका के बारे में किस भाग में बताया गया, भाग 9 कै। और नगर पालिका को किस संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2025 की यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक एचडीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 102, 130, 127, 176, इनमें से आपको रैंकिंग बतानी है। यूएनडीपी भारतीय विकास सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बता रहा है ये, तो 130वीं पोजीशन है इंडिया की। कौन सी पोजीशन बच्चों, 130वीं पोजीशन है इंडिया की, ठीक है। और अगर 102 की बात करता है ना, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 नंबर पे है, और कितने में से, 123 में से 102वें नंबर पर है, ठीक है। और यूएनडीपी में 193 में से है, याद रखना 130वें नंबर पर। और जो आपके पास पर्यावरण प्रदर्शन के हिसाब से 176वें नंबर पर है, और टोटल सोच लो 177 में तो 176 पे है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में हरियाणा 127वें नंबर पर है, बहुत पीछे है भाई साहब। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 फरीदाबाद में, थीम स्टेट कौन सा था इसका, थीम स्टेट इसका एक तो उत्तर प्रदेश था, एक मेघालय था, ठीक है। तो इस पेपर नू भी पूछ सका है कि अब की बार कौन सा सूरजकुंड मेला हुआ, 39वां। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन का फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित है? तो ये जो है ना उड्डयन विभाग वाला सिस्टम है, ठीक है, ये पिंजौर में है। कहां पर है ये, पिंजौर के अंदर है ये आपका हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन, HICA। हरियाणा में फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं आप इसको एक प्रकार से, HICA। तो याद रखना ये पिंजौर के अंदर है। कहां पर है, पिंजौर के अंदर। वैसे जो हरियाणा में नागरिक उड्डयन विभाग होता है ना, उड़ने वाला विभाग, उसको बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के अंदर इस तरीके के 4 हैं, एक तो आपके पास पिंजौर में हो गया, एक करनाल में हो गया, और एक हिसार में है, एक भिवानी है। इनमें से कुछ में तो है ये हवाई पट्टी है केवल, और कुछ में ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था, ठीक है। और इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके मतलब मंत्री कौन है, विपुल गोयल। विपुल गोयल के पास एक राजस्व और आपदा प्रबंधन भी है, और शहरी स्थानीय निकाय भी है इसी के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित है बच्चों, तीरंदाजी से है, आर्चरी से है, केथल से बिलोंग करते हैं ये। और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था इन्होंने 2020 के अंदर। उसके बाद हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है, कैरू के अंदर है। लेकिन मयूर चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ ले तो झाबुआ के अंदर है। झाबुआ कहां पर पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया है, ये कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। तो बालिका वर्ष के रूप में 2006 में बनाया गया था। और 2006 के अंदर ही सोनीपत के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी खुली थी, जल्दी बताओ, खानपुर के अंदर।
कानपुर के अंदर 2006 के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी? महिला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में 2006 में बना था। ठीक है, नरेगा की शुरुआत भी 2006 में हुई थी, लेकिन इसका मनरेगा नाम 2009 में टिक गया था। और आरटीआई कब आया था? मैंने क्या बताया था, 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहता है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जेसीबीसी, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र वाईसीसी के रूप में जाना जाता था, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना 2001 में हुई थी भाई साहब। कहां पर है? ये पिंजौर के अंदर है। इस पॉइंट को भी याद रख लेना। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बोलते हैं इसको। उसके बाद किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 99 हो गई? तो 99 कद हुई थी भाई साहब? 1977 में हुई थी। 1966 में कितनी सीट थी? 54। ठीक है, और 1967 में कितनी हो गई थी? 81। और 1977 में कितनी हो गई थी? 90। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक और राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य में कितने मंडल हैं? अरे मंडल तो बता दो। मंडल कितने? हरियाणा के अंदर 6 मंडल है। अंबाला हो गया, करनाल हो गया, रोहतक हो गया, हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया। ये सारे के सारे मंडल हैं। उसके बाद महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? यो तो बता ही सको हो। कुरुक्षेत्र में। कितने दिन चला था? 18 दिन। 13वें दिन कौन मारा गया था? अभिमन्यु मारा गया था मीनपुर में। अगला क्वेश्चन, हरियाणवी लोकतिक तावला से बावला का सही अर्थ क्या है? तो सीधी सी बात है, जल्दबाजी में निर्णय विवेक शून्य हो जाता है। तावड़े से बावड़ा मतलब जल्दबाजी में कोई काम करोगे तो उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करेगा, तो माइंड शून्य हो जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। कब हुए थे ये? 2018 में। और कितने किलोग्राम में? 62 किलोग्राम में जीता था साक्षी मलिक ने। और फिर 2016 के अंदर, 2018 से पहले 2016 के अंदर रियो ओलंपिक हुए थे, उसमें भी साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। ये साक्षी मलिक है, इसका जन्म 1992 में हुआ था रोहतक के अंदर। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि इसके बाद ये जो आपके पास योगेश्वर दत्त है, योगेश्वर दत्त ने 2012 लंदन ओलंपिक 60 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पैरा ओलंपिक में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने भाला में स्वर्ण पदक जीता था? तो सुमित आंतिल ने जीता था। सोनीपत का है यो। जैवलिन थ्रो इसका है। तो टोक्यो में तो जीत्या था, लेकिन ये पेरिस में भी जीत लिया इसने। तो पैरा ओलंपिक में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन है? याद रखियो, सुमित आंतिल है। एक तो टोक्यो में जीत्या था और एक पैरा ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में जीत्या। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक कब हुए थे? पेरिस ओलंपिक हुए थे 2024 के अंदर। याद रखियो, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भी 2 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम के अंदर अमन सहरावत नाम का बालक से, अमन सहरावत, जो झज्जर से बिलोंग करता, बैरोड से, कुश्ती के अंदर इसने भी सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और याद रखना, कैश अवार्ड योजना आई थी एक हरियाणा में। कौन सी योजना? कैश अवार्ड योजना। उस कैश अवार्ड योजना के तहत स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर वाले को 4 करोड़ रुपया और ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़ रुपया, और पार्टिसिपेट करने वाले को 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि की उपाधि किसे थी? तो राज्य कवि कौन था? उदय भानु हंस। कौन था बच्चों? उदय भानु हंस। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एलिसा परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम। लिख लो इसमें, एंजाइम लिंक LINKED, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, IMMUNO इम्यूनो, सोरबेंट SAY। ठीक है, ये एलिसा की फुल फॉर्म है। ये टेस्ट है। एक और टेस्ट पूछा जा तो बता दियो, वेस्टर्न ब्लोट भी एड्स का टेस्ट है। और एक और पूछा तो बता दियो, NAC न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, नेट, ये भी एड्स का ही टेस्ट होता है।
और एड्स के वायरस का नाम क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HIV में भी कौन सा वायरस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस। क्या खत्म हो जाती? लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है। और एड्स की फुल फॉर्म पूछा तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा विषाणु की। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा विषाणु किस प्रकार के मतलब किस वायरस के द्वारा होता है बर्ड फ्लू? एक तो होता आपके पास बर्ड फ्लू, और एक क्या होता है आपके पास? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वो सुअर वाला हड्डी फोड़, जिन्हें हड्डी तोड़ दी थी। स्वाइन फ्लू तो होता है H1N1 वायरस के कारण, सुअर के द्वारा फैलता है, सुअर के मांस खाने से। और बर्ड फ्लू जो होता है ना, वो मुर्गियों के द्वारा फैलता है, और इसके वायरस का नाम होता है H5N1। तो इसका आंसर हो गया H5N1। उसके बाद किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है? जिंक की कमी से भूख नहीं लगेगी। लोहे की कमी से, ये जिसके भी है ना शुगर होता है ना, उसको जिंक बताया जाता है ज्यादा, इंसुलिन बढ़ाने का काम करता है जिंक। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा आपको, और आयोडीन की कमी से गाइटर रोग हो जाएगा, घेंगा रोग। ठीक है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। रिकेटस विटामिन डी की कमी से हो जाएगी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, ए का रेटिनोल, B1 का थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटेथोनिक एसिड, B6 का पायरिडोक्सिन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामिन, और डी का कैल्सीफेरोल। डी की कमी से दो बीमारी होती है, एक तो रिकेटस छोटे बड़का में होगी, एक ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया बूढ़ों को होगी, बड़ों को। ओस्टो शब्द कहीं पे भी मिल जाए, इसी हड्डियों से रिलेटेड होता है। अगर जिसका शरीर में विटामिन डी की कमी है ना, उसमें कैल्शियम का अब्जॉर्ब को नहीं होगा, अवशोषण को नहीं होगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। सकरवी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, दांतों में खून आएंगे, मसूड़ों में खून आएंगे, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है विटामिन सी की कमी से। आवड़ा खाया करो। के खाया करो? आवड़ा। कहाँ गया रे? क्या खाया करो बच्चों? आवड़ा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? थक गया भाई साहब। HIV का रुधिर में उपस्थिति का पता लगाने वाला प्राथमिक परीक्षण क्या कहलाता है? बता दो। एलिसा। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। वेस्टर्न ब्लॉट भी एड्स का ही होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन? मैंने बताया था सवेरे, ब्लड क्लोट। सुनो ध्यान से। चोट लग जाए, खून अपने आप बहना बंद हो जाए, ब्लड क्लोट हो गया। ब्लड क्लोट करने का काम देख लो, तुम सोच लो कि जो मैं पढ़ाया करूं पेपर में आवा है कौन अंधा, सबकी में प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो ब्लड क्लोट करने का काम सेल का होता है। सेल में पूछे तो प्लेटलेट सेल, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। रक्त जमाने का काम, ब्लड क्लोट करने का काम विटामिन में पूछे तो के का, और मिनरल्स में पूछे तो कैल्शियम का, और प्रोटीन में पूछे तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का। तो आंसर हो गया फाइब्रिनोजेन। ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखियो कि ब्लड क्लोट करने से रोकता कौन है? रोकेगा हिपैरिन नाम का प्रोटीन। ये ब्लड क्लोट करने से रोकेगा, मतलब ब्लड न पतला करेगा यो। एस्प्रिन सुना होगा, एस्प्रिन वंडर ड्रग, वो भी ब्लड ने पतला करया करे। जोक जो खावे है वो आपके शरीर में हीरोडिन छोड़ दे, वो भी ब्लड ने पतला करे है। ऑक्सीलेट सीट्रेट जो ब्लड की थैली में हो, वो भी ब्लड ने पतला करे है। सबकी एंटी कोंगुलेंट है ये। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे ना, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) यो है इसका इंपोर्टेंट आर्टिकल, कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? लोकसभा के। और शायद मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लियो, 75(2) आर्टिकल कहता है कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। जब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका मतलब अगर लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से में किसी एक व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ सकता है बस। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बता दो। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ना बाबाना, भारत के लोगों द्वारा ना बाबाना,
लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ना बाबा ना ये। फोर्थ आंसर आएगा इसका। विधानसभा के सदस्य करते हैं इसका इलेक्शन, अप्रत्यक्ष रूप से होता है इसका इलेक्शन। एक इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इलेक्शन में जनता सीधा पार्टिसिपेट करेगी, समझ गए। जिस तरह लोकसभा का चुनाव में सीधा पार्टिसिपेट करे है ना, प्रत्यक्ष इलेक्शन हो गया। विधानसभा का चुनाव एमएलए खातर भी प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव खातर अप्रत्यक्ष, राज्यसभा का चुनाव खातर अप्रत्यक्ष, समझ गए। अगला क्वेश्चन, ओ शिट, क्या हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। देखो निम्न सदन तो लोकसभा होगी, क्योंकि अब भंग हो गया है 5 साल के बाद। निम्न सदन कहते हैं इसको लोकसभा को, और इसको अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद भंग हो गया है। राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होगी। किस आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 83(1) में। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, विघटित नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल याद रखियो 5 साल, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, ठीक है। विधान परिषद का भी कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके भी 1/3 सदस्य 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के नियंत्रण प्रबंधन के अधीन आती है। सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के नियंत्रण प्रबंधन के अंतर्गत आती है, तो बताइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है इसका आंसर, मैं आपके लिए छोड़ता हूं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों को सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत, तो 53 2 आर्टिकल के तहत, याद रखना ये बात। उसके बाद संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। मैंने क्या बताया था, जब किसी भी बिल होता है ना, जो बिल कानून है, कानून तो जब बनेगा जब राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा, जब तक संसद में चला जाएगा तब बिल कहलाया करे वो। तो जब किसी बिल के ऊपर एक सदन तो पारित हो जाए, दूसरा सदन पारित ना करे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और हमेशा संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक कानून के ऊपर बुलाया जाएगा, ना तो धन विधेयक पर बुलाया जाता, ना वित्त विधेयक पर बुलाया जाएगा। और साधारण विधेयक कानून मतलब धन विधेयक के ऊपर नहीं बुलाया जाएगा, साधारण विधेयक के ऊपर बुलाया जाएगा। बुलाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत। कब, जब कानून के ऊपर गतिरोध पैदा हो जाए। और उस 108(4) आर्टिकल के तहत उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12, ठीक है। और आर्टिकल भी पूछ ले तो बता दियो, 83 आर्टिकल के तहत, ठीक। 12 सदस्य में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनसे होने चाहिए वो 12 व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक साधारण उदाहरण है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होया करे, एक अप्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करा करे इलेक्शन में, जिस तरह लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, इसमें अपा अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे, आप उनका इलेक्शन कराएंगे। जैसे एमएलए एमपी का इलेक्शन तो आप कराएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट तो वो करेंगे अपने प्रतिनिधि। लेकिन जो सरपंची का चुनाव होया करे उसमें तो आप सीधे पार्टिसिपेट करा करा, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल ग्राम सभा है, समझ गए। स्विट्जरलैंड के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनमत होता, जनमत याद रखना, रेफरेंडम होता हमेशा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले उपराष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले दार्शनिक राष्ट्रपति पूछे तो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता देना। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आह्वान, अरे बताया तो था, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति करेगा, और अध्यक्षता आर्टिकल 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। और पूरे के पूरे क्वेश्चन फिनिश हुए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। और ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन वो 99 रुपए में पेड है, कई बार बता दिया बात मैंने आप लोगों को। चलो धन्यवाद।